वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री टाइप की तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है आवाज, जिसमें आदि भाई साहब लीडिंग रोल पर है। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। मूवी की सारी कहानी इन्वेस्टिगेशन बेस पर चलती है और उसी तरह कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अवंतिका नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने कॉलेज के टेरेस के ऊपर खड़ी होती है। तभी इसके कानों में बहुत सारी चमगादड़ की आवाजें गूंजने लगती है। इन आवाजों को बर्दाश्त ना करते हुए अवंतिका बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली अवंतिका मरी नहीं होती। इसको एक छोटा सा ख्वाब आया होता है। मरने वाली लड़की का नाम होता है श्वेता। बाहर आकर देखकर अवंतिका शॉक में रह जाती है। दूसरे दिन कॉलेज का डीन अपने स्टाफ को अपने पास बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि अब तक हमारे इंस्टीट्यूट में 2 लोगों की मौत हो गई और बाहर मीडिया वाले इसके बारे में काफी सारी बातें अनाप शनाप बक रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में भूत प्रेत है। एक लेक्चर कहने लगती है कि सर मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स को हमने डिबार किया शायद ये उन्हीं का काम हो सकता है, उन्होंने ऐसी न्यूज़ को फैलाई होगी। एक और लेक्चर कहने लगता है कि सर जो भी हो हमें चांस नहीं लेना चाहिए, हम किसी तांत्रिक बाबा या तो फिर फादर को बुलाकर यहाँ पर प्रेयर करवाएंगे। डीन कहने लगता है अरे यार चुप बैठो तुम लोग, अगर ये सब कुछ हम कॉलेज में करने लगेंगे तो बाहर के लोग सच में यही समझेंगे कि हमारे कॉलेज में किसी भूत प्रेत का साया है और इसी तरह हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। एक और लेक्चर कहने लगता है तो सर फिर हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हायर करेंगे। घोस्ट हंटर्स कहते हैं इन लोगों को। जिस तरह से पुलिस वाले काम करते हैं ये लोग भी उसी तरह से भूतों के रिलेटेड काम करते हैं। फिलहाल मैं मुंबई में एक बंदे को जानता हूँ मैं। डीन कहने लगता है ठीक है फटाफट से उसको यहाँ पर बुलाओ। उसके बाद सीन मुंबई पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मूवी के हीरो रूबिन वैद्यलिंगम को दिखाया जाता है। यही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। फिलहाल रूबिन एक छोटी बच्ची के घर पर आकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। कुछ दिनों पहले इस बच्चे की मौत हो गई थी और उस दिन से लेते हुए इस घर में कुछ अजीब अजीब की घटनाएं पेश आने लगी। तो इस बच्चे के माँ बाप रूबिन को यहाँ पर बुलाकर इस केस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। तो रूबिन उस छोटी बच्ची की आत्मा से बात करने के बाद इसको कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली वो बच्ची मरने के बाद इसके माँ बाप ने उस बच्ची की डॉल को बाहर फेंक दिया, जिसका मतलब उस बच्ची को भूलने लगे और ये बात उस बच्ची को पसंद नहीं आई। कहने लगता है कि आत्माओं को भी कुछ फीलिंग्स होती है, लेकिन वो थोड़ा अलग लेवल की फीलिंग्स होती है, उसे हम लोगों को समझना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन रूबिन मुन्नार पर आता है क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज इसी मुन्नार पर मौजूद होती है। रूबिन फटाफट से उस कॉलेज के डीन से मुलाकात करके यही सवाल करने लगता है कि सर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्यों आत्महत्या करते हैं। डीन कहने लगता है कि इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, जैसे पढ़ाई का प्रेशर, घर का प्रेशर, लव फेल्यूर, और हमारे कॉलेज में कभी भी ऐसी घटना पेश नहीं आई। पहले एक लड़की की मौत और रिसेंटली एक लड़की की मौत। बाहर वाले इन सारे चीज़ों को भूत प्रेत का साया बता रहे हैं और मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, मेरे चेयरमैन इसकी परमिशन नहीं दे रहे। तो आप प्लीज इस केस की 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके बस एक छोटी सी सर्टिफिकेट दे दीजिए। रूबिन कहने लगता है ठीक है सर, मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। सो बाद में वो डीन अपने चेयरमैन को फोन करके इसी रूबिन के बारे में सारी चीजें बताता है। फिलहाल इसका चेयरमैन लंदन में रहता है। खैर अब डीन ने इस रूबिन को एक छोटा सा घर दिया होता है रहने के लिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता। और इसी तरह इस कॉलेज में एंथोनी नाम का एक बंदा भी काम करते रहता है। रूबिन एंथोनी से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ इसी कमरे में रहो, मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम काम आओगे। इस बंदे की बहुत ही अच्छी कॉमेडी सीन्स चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद रूबिन श्वेता की क्लास पर जाकर उसकी क्लासमेट से श्वेता के बारे में पूछने लगता है, मतलब श्वेता का नेचर कैसा था। कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं अरे सर वो तो बहुत ही हंसमुख थी, हमेशा हमको हंसाती रहती, हम लोग बहुत ही मस्त चिल में रहते, लेकिन पता नहीं क्यों मरने से 10 दिन पहले उसके अंदर काफी सारा बदलाव आया। छोटी सी छोटी बात पर हम पर गुस्सा करने लगी, इवन कैंटीन पर भी नहीं आया करती थी। जब रूबिन उसके डेस्क पर जाता है तो श्वेता ने अपने डेस्क पर एक अजीब का सिंबल बना के रखा। उसके बाद रूबिन कैंटीन पर जाकर अवंतिका से मुलाकात करने लगता है। पूछने लगता है कि स्टूडेंट्स ने कहा कि आप 3 दिन से क्लास नहीं लिया। एक्चुअली अवंतिका एक छोटी सी डॉक्टर, एक लेक्चरर और इसी तरह एक स्टूडेंट भी होती है। अपनी थीसिस की कुछ प्रिपरेशन करती रहती है, इसी वजह से अवंतिका 3 दिनों से क्लास पर नहीं गई। अब रूबिन अवंतिका को हल्के से लाइक करने लगता है, लेकिन अवंतिका इसको भाव भी नहीं देती। एक्चुअली अवंतिका को भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं होता और इसी तरह रूबिन के काम को लेकर भी इसको बहुत डांटने लगती है कि आप जैसे लोग तो लोगों को धोखा देते हो, ये यकीन दिलाकर जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके बाद रूबिन अपने एक फ्रेंड से फोन में बात करने लगता है। एक्चुअली इसका फ्रेंड का पैर फ्रैक्चर हो चुका होता है, जिसकी वजह से
ये फिलहाल रूबिन के साथ नहीं आया होता। रूबिन अपने फ्रेंड को कुछ डेटा वगैरह सेंड करते हुए डिकोड करवाते रहता है। उसी शाम रूबिन वहाँ के एक लोकल इंस्पेक्टर से मिलने के लिए जाता है और ये इंस्पेक्टर भी रूबिन को इतना लाइक नहीं करता। हल्के से इसका मजाक उड़ाने लगता है कि पहले तो ढोंगी बाबाओं के भेष में लोगों को धोखा दिया करते थे और अब वही काम मॉडर्न वे में कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। रूबिन भी इस इंस्पेक्टर को मुंह तोड़ जवाब देने लगता है कि जो केसेस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते ऐसे केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर कहने लगता है, अच्छा तो फिर तुम विक्टिम की आत्मा से बात करके असली क्रिमिनल का पता कर सकते हो। रिसेंटली एक लड़की का RAP हुआ, क्या उस केस में हमारी मदद कर सकते हो? रूबिन कहने लगता है कि सर असली भूत तो वो अत्याचारी है जिन्होंने एक लड़की को अत्याचार करके मार दिया और आप एक इंसान होकर दूसरे इंसान को नहीं पकड़ सकते। फिलहाल मुझे मुकेश और श्वेता के केस के डिटेल्स चाहिए, वो फाइल दे दीजिए बस। इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक करने लगता है। उसके बाद रूबिन एंथोनी से मिलकर मॉर्चरी रूम पर जाता है उन दोनों की डेड बॉडी को देखने के लिए। रूबिन पूछने लगता है कि अब तक इन दोनों की डेड बॉडी को इनके पेरेंट्स क्यों क्लेम नहीं किया। एंथोनी कहने लगता है कि सर अभी तक हमने इनके माँ बाप को नहीं बताया क्योंकि ये दोनों मरने की वजह ही नहीं पता। ऐसे में अगर इनके पेरेंट्स हमारे कॉलेज के ऊपर कंप्लेन कर दिया तो वहाँ के डॉक्टर से रूबिन को कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। वो ये कि ये दोनों मरने के बाद भी इन दोनों की हड्डियाँ टूट रही है, मतलब जिस तरह से पैरालाइज होते हैं ना उस तरह का शेप बनते रहता है और उसी तरह इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये डेड बॉडी कंपोज होती जा रही है। इसे देखकर सीनियर डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं बताया। उसके बाद रूबिन मुकेश के हाथ पर एक छोटे से टैटू को देखता है, सिंबल, और सेम ऐसा ही सिंबल श्वेता के डेस्क के ऊपर था। ये सारी चीजें देखकर रूबिन को तब जाके यकीन होता है, हाँ सच में इन दोनों की नॉर्मल डेथ नहीं है, अब मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अवंतिका जब अपने घर में स्नान कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई है, मतलब सडनली इसको कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ें सुनाई देती है। पीछे पलट कर देखती है तो कोई भी नहीं होता। इस तरफ रूबिन इस कॉलेज के सारे रूम्स की एक लिस्ट बनवाकर हर एक रूम में जाकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। इसी दरमियान में रूबिन अवंतिका के पास जाकर यह सवाल पूछने लगता है, क्या कोई और रीजनों की वजह से कान में से ब्लड आ सकता है? अवंतिका रूबिन को इसका जवाब नहीं देती, कहने लगती है कि तुम चाहो तो बड़े डॉक्टर के पास जाकर पूछ सकते हो। मतलब अवंतिका को ऐसा लगता है कि रूबिन इस पर लाइन मार रहा है। खैर इसके बाद रूबिन काफी सारे कमरों में जाकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते रहता है, लेकिन कहीं पर भी रूबिन को एक भी क्लू नहीं मिलता। फाइनली रूबिन लेडीज हॉस्टल पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करता है। एंथोनी को मॉनिटर के सामने बिठाकर कहने लगता है कि अगर तुमको स्क्रीन में कुछ अजीब का नजर आए तो फटाफट से मुझे वॉकी टॉकी के जरिए से इन्फॉर्म कर दो। इस तरफ रूबिन श्वेता के कमरे पर जाने पर श्वेता के कमरे में एक ईयर ड्रॉप की दवाई मिलती है। उसी वक्त इसको कॉरिडोर पर कुछ अजीब की आवाजें आने पर उन आवाजों को फॉलो करने लगता है और उसी तरह कुछ अजीब की हादसाएं भी पेश आने लगती है, जैसे पानी का ग्लास नीचे गिरना, दरवाजा अपने आप हिलना। उसी वक्त एंथोनी को स्क्रीन में किसी की आत्मा नजर आती है। इस डरावनी आत्मा को देखकर एंथोनी की तो मूंछ ही निकल जाती है, बहुत डरने लगता है। इस तरफ वही आत्मा रूबिन के सामने आती है, लेकिन रूबिन डरता नहीं, फटाक से एक छापड़ लगाता है। एक्चुअली ये कोई असली भूत नहीं होती। हॉस्टल के कुछ गर्ल्स ने मिलकर रूबिन के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन बेचारी पकड़ी गई। और शॉकिंग बात यह है कि ये सारा प्लान अवंतिका का ही होता है। सो रूबिन अवंतिका को हल्के से डांटने लगता है, अगर आपको मेरे काम पर यकीन नहीं तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए। उसी वक्त रूबिन के हाथ में जो डिवाइस होती है वो ब्लिंकिंग होने लगती है। दोबारा अवंतिका को बुलाकर कहने लगता है कि आप प्लीज अपना मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ कर लीजिए। अवंतिका कहने लगती है कि मुझे जरूरी काम है और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। खैर थोड़ी देर के बाद जब अवंतिका बस ऐसे ही बैठे बैठे लेटी होती है तो अवंतिका की उंगलियां अपने आप ऊपर उठने लगती है। जब ये अपनी नींद से जाग जाती है तो इसकी उंगलियां नॉर्मल हो जाती है। दूसरे दिन रूबिन श्वेता का मोबाइल मंगवाकर अंदर का डेटा चेक करने लगता है। इसी फोन में रूबिन को एक फोटो नजर आती है जिसमें 3 स्टूडेंट्स होते हैं, मरा हुआ मुकेश, मरी हुई श्वेता और दीपिका। इन तीनों ने किसी जगह पर जाकर सेल्फी लिया होता है और वो भी फिल्टर लगाकर। मुकेश के बगल में ही एक एंटिटी होती है, उसके ऊपर भी ये फिल्टर लगा होता है। रूबिन एक और शॉकिंग बात भी नोटिस करता है, जिस पोज पर मुकेश और श्वेता होते हैं फिलहाल इनकी डेड बॉडी उसी पोज पर मौजूद होती है। बाद में रूबिन अवंतिका के पास जाकर उस तीसरी लड़की दीपिका के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछने लगता है कि ये फोटो कहाँ पर ली है। अवंतिका कहने लगती है कि मुझे तो इस प्लेस के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ी देर रुको, दीपिका के बारे में पता करके तुमको बताती हूँ। इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करके दीपिका के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि दीपिका 2 दिन से कॉलेज पर नहीं आई, शायद उसके बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर गई होगी। बाद में रूबिन दीपिका के BF के फ्लैट पर जाकर उसके दोस्तों से पूछने पर यह बात पता चलती है
कि सर वो दोनों तो कहीं पर गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। और इसी तरह दीपिका के बीएफ के कमरे में वही ड्रॉप की दवाई मिलती है जो श्वेता के कमरे में मिली थी। अब डॉक्टर की स्लिप भी वहीं पर होने की वजह से रूबिन उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले ये लड़की दीपिका एक अजीब की प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आई। सच में उसकी प्रॉब्लम बहुत ही अजीब लगी मुझे। मतलब 10 दिन पहले दीपिका को ऐसा लगने लगा कि इसके कानों में 1000 चमगादड़ चिल्ला रहे हैं और वो आवाज दीपिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की लेकिन वो संभली ही नहीं। वो बस यही कहती रही कि मैं इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। बाद में मैंने दीपिका को ये ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किया। उसके बाद रूबिन फटाफट से डीन के पास जाकर दीपिका के बारे में बताने लगता है कि सर मुझे लगता है कि दीपिका मिसिंग है, हमें पुलिस में कंप्लेंट देनी होगी। लेकिन डीन इसके लिए साफ मना कर देता है। अरे अभी से हमारे कॉलेज का नाम आसमान चढ़ा है, दोबारा मीडिया वालों को इस लड़की के बारे में पता चलेगा तो नहीं और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। खैर उसी रात अवंतिका रूबिन को फोन करके दीपिका के बारे में पूछने लगती है। रूबिन कहने लगता है अरे उस लड़की के बारे में कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, एटलीस्ट तुम तो मेरी मदद कर सकती हो ना। अवंतिका कहने लगती है अरे डीन ने ही मना कर दिया तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर रही हूँ। रूबिन पूछने लगता है तो फिर उस दिन मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने अपना फोन ऑन क्यों किया। अवंतिका कहने लगती है अरे मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, कमरे के अंदर जाने के बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। ये सुनने के बाद रूबिन थोड़ा शॉक में रह जाता है, जिसका मतलब उस टाइम किसकी फ्रीक्वेंसी आई थी। थोड़ी देर के बाद दीपिका का बीएफ दीपिका को उसके हॉस्टल के पास ड्रॉप करता है और वॉचमैन दीपिका को देखकर रूबिन को फोन करके यही बात सुनाने लगता है। रूबिन फटाफट से दीपिका के पास जाने लगता है और इस तरफ जब दीपिका अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो इसको दोबारा कुछ चमगादड़ की आवाजें सुनाई देती रहती है। ये आवाजें दीपिका बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपने कान जोर से बंद करके अपने कमरे की ओर जाती रहती है और वो भी घबराते हुए। उसी वक्त दीपिका नीचे गिरकर पैरालाइज होने लगती है और उसी तरह इसके हाथ पर वो टैटू बनने लगता है जो रूबिन ने देखा था। इस तरफ अवंतिका को ऐसा लगता है कि इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी के बारे में बात करने के लिए वो रूबिन को फोन करती है, लेकिन उस वक्त रूबिन जर्नी पर होता है, मतलब दीपिका के पास जा रहा होता है, जिसकी वजह से इसका फोन अटेंड नहीं करता। थोड़ी देर के बाद जब रूबिन उस हॉस्टल के पास आता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि दीपिका ने एक बड़े वाले पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन पुलिस वाले मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बॉडी को नीचे उतारने के बाद रूबिन ये ऑब्जर्व करता है कि दीपिका के हाथ पैर भी थोड़े बेंड हो चुके हैं और उसी तरह इसके हाथ पर वो वाला टैटू है, सिंबल। उसी वक्त वहाँ की एक बड़े वाले लाइब्रेरी से चर्च की घंटी की आवाज सुनाई देती है। एंथोनी को इसके बारे में पूछने पर एंथोनी कहने लगता है कि यही हमारे कॉलेज की ओल्ड लाइब्रेरी है। हाँ, हमारे कॉलेज में 2 लाइब्रेरीज है। जब रूबिन इस लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो तभी सूरज की रोशनी के जरिए से एक राउंड विंडो की शैडो नजर आती है और ये शैडो हूबहू उसी सिंबल से मिलता जुलता होता है जो अभी थोड़ी देर पहले दीपिका के हाथ पर देखा था। उसके बाद रूबिन उस लाइब्रेरी के वॉचमैन से पूछताछ करने पर यह बंदा कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है कि एक्चुअली आधी रात के समय सीनियर स्टूडेंट्स इस लाइब्रेरी पर आते हैं दारू वगैरह पीने के लिए और बदले में इस वॉचमैन को थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं। तो 4 हफ्ते पहले ये 3 स्टूडेंट्स भी इस लाइब्रेरी पर आए थे, वही मुकेश, श्वेता, दीपिका। थोड़ा बहुत सिगरेट और बियर पीकर वो तीनों वहाँ से चले गए। मतलब इन तीनों की वो फोटो इसी लाइब्रेरी से ली होती है। रूबिन अवंतिका के फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या यह लड़की भी इस लाइब्रेरी पर आती जाती है। वॉचमैन कहने लगता है हाँ सर, ये लड़की भी रेगुलरली यहाँ पर आती जाती रहती है। एक्चुअली बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ अवंतिका अपने थीसिस की प्रेजेंटेशन देती रहती है। इसी दरमियान में इसको उन तीनों स्टूडेंट्स की मौत याद आने लगती है, लेकिन किसी भी तरह से अपना प्रेजेंटेशन खत्म करके रूबिन से मिलने के लिए आती है। रूबिन कहने लगता है कि अवंतिका, आज रात मैं अपना इन्वेस्टिगेशन उस पुरानी लाइब्रेरी में करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हें भी आना होगा। अवंतिका कहने लगती है अरे मेरी क्या जरूरत है। रूबिन पूछने लगता है कि कल रात तुमने मुझे फोन क्यों किया। अवंतिका बहाना बनाने लगती है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, बस नींद में कॉल चला गया होगा, तुम जरूर उन तीनों के बारे में कुछ छुपा रही हो। अवंतिका कहने लगती है कि प्लीज रूबिन, मुझे अकेला छोड़ दो। रूबिन कहने लगता है कि अवंतिका, तुम अकेली नहीं हो, हर वक्त वो तुम्हारे पास है। तो अवंतिका इस पर गुस्सा करके वहाँ से उठकर चली जाती है। खैर रात होने के बाद रूबिन कुछ गर्ल्स और एंथोनी के साथ मिलकर उस पुराने लाइब्रेरी में जाकर अपने सारे सेटअप्स को रेडी शेडी करते रहता है। थोड़ी देर के बाद अवंतिका भी यहाँ पर आती है। एक्चुअली ये भी रूबिन को बहुत ही लाइक करती रहती है। बहाना बनाने लगती है कि कहीं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन मेरी वजह से रुक ना पाए, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। रूबिन कहने लगता है ठीक है, अब आई हो तो आगे वाले सीट पर बैठ जाओ। इस तरह से उसको चेयर पर बिठाकर इसके माथे पर 2 वायर्स चिपकाकर उसी तरह से इसके हाथों को हथकड़ी पहनाने लगता है
अवंतिका इसके बारे में पूछने पर रूबिन कहने लगता है कि प्लीज अवंतिका थोड़ी देर कोऑपरेट करो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बाद में रूबिन अवंतिका को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है, कोई टिक टॉक की घड़ी चलाते हुए। लेकिन अवंतिका काम होने के बजाय काफी सारा शोर शराबा करने लगती है, कहने लगती है कि अरे मैं क्यों तुम्हारी बात को मानूं, प्लीज मेरे हाथ की हथकड़ी निकालो, मुझे यहाँ से जाना है। उसी वक्त रूबिन का एक डिवाइस ब्लिंकिंग होने लगता है, मतलब यहाँ पर किसी की एनर्जी है। रूबिन उस आत्मा से बात करने लगता है कि मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो तभी लाइट्स फ्लिकरिंग होते हुए उस आत्मा की कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड होती है, लेकिन शॉकिंगली ये आवाजें रूबिन को कुछ भी समझ में नहीं आती। रूबिन कहने लगता है ठीक है, तुम बस अपना जवाब हाँ या ना में दो, हाँ मतलब 1 बीप, ना मतलब 2 बीप। तो सवाल पूछने के बाद इसके डिवाइस अजीब अजीब तरह के बीप्स करने लगते हैं। एक डिवाइस 1 बार बीप करता है तो दूसरा डिवाइस 3 बार, तीसरा डिवाइस 4 बार। शॉकिंगली लाइब्रेरी के सारे डिवाइसेस ब्लिंकिंग होने लगते हैं, टोटली 8 या 10 डिवाइसेस। तभी रूबिन को ये बात पता चलती है कि इस लाइब्रेरी में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, काफी सारे हैं। तभी रूबिन अपने स्पेशल कैमरे में ये देखता है कि कोई छोटी बच्ची अवंतिका के करीब आ रही है धीरे धीरे। तभी वहाँ की सारी आत्माएं अवंतिका पर अटैक करने पर अवंतिका अजीब अजीब से बिहेव करने लगती है। वो चेयर से ही हवा में उड़ती है, नीचे गिरती है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है। बहुत ही लंबी कोशिश के बाद रूबिन फाइनली अवंतिका को बचा ही लेता है। खैर सुबह होने के बाद रूबिन अवंतिका को हॉस्पिटल पर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते रहता है। अवंतिका अभी भी होश में नहीं होती, मतलब इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उसके बाद डीन रूबिन को बुलाकर कहने लगता है कि अब तक कॉलेज में जो भी घटनाएं हुई वो सब कुछ अवंतिका की वजह से ही हुई, क्योंकि अवंतिका पोजेस है। उसके माँ बाप को हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो आ रहे हैं उसको ले जाने के लिए, और इसी तरह आप भी जा सकते हो मिस्टर रूबिन। वो डीन रूबिन की पूरी बात सुनता ही नहीं कि इसकी वजह अवंतिका नहीं है सर, कुछ और है। उसके बाद दोबारा रूबिन को चर्च की घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जब से रूबिन यहाँ पर आया है ये चर्च की घंटी लगातार इसको सुनाई देती रहती है। लेकिन जब एंथोनी से पूछने लगता है, एंथोनी कहने लगता है कि आसपास के एरिया में यहाँ पर चर्च ही नहीं है, और उसी तरह एंथोनी को कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। सो रूबिन फटाफट से उस पुरानी लाइब्रेरी पर जाने लगता है। उसी वक्त रूबिन का फ्रेंड रूबिन को कॉल करके कहने लगता है कि मैं तुमको उस पुरानी लाइब्रेरी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वो लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक चर्च थी। रूबिन अंदर आकर जब कुछ चीजों को टच करने लगता है तो उन चीजों से एक धीमी सी आवाज इसको सुनाई देती रहती है, और इसी म्यूजिक फ्रीक्वेंसी की वजह से वहाँ की धूल एक शेप में कन्वर्ट होने लगती है। ये देखने के बाद रूबिन को एक जबरदस्त आइडिया आता है। फटाफट से एक स्पीकर को अटैच करके उसके ऊपर थोड़ी सी साल्ट डाल के अलग अलग फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करते रहता है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करने पर ऐसा सिंबल बनता है। और फाइनली इसको वो फ्रीक्वेंसी नंबर मिल जाता है जिसका नंबर होता है 444, और इस 444 फ्रीक्वेंसी को एंजल्स फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रूबिन अपने फ्रेंड को फोन करके इसी के बारे में बताने पर इसका फ्रेंड कहने लगता है कि उस ऑडियो को डिकोड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उस म्यूजिक का नोट लिखो, तभी कुछ समझ में आएगा। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि पता नहीं क्यों रूबिन म्यूजिक से नफरत करता है, लेकिन फिर भी अपने पास्ट को साइड में रखकर ये उस म्यूजिक का नोट लिखने लगता है। वो नोट बनाने के बाद रूबिन पास के एक चर्च पर जाकर फादर को देखकर पूछने लगता है क्या ये म्यूजिक चर्च पर प्ले होता है। वो फादर कहने लगता है नहीं नहीं, ये म्यूजिक तो चर्च पर प्ले नहीं होता, और वैसे ये आपको कहाँ से मिला। रूबिन अपने बारे में बताने लगता है। फादर उस कॉलेज का नाम सुनते ही बहुत गुस्सा करने लगता है कि जब से उस चर्च को ऑर्फनेज में बदल दिया वहाँ पर शैतान बस चुका है, मैं आपकी किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप जाइए। सो रूबिन जब मायूस होकर अपनी गाड़ी से वहाँ से जाने लगता है तो इसकी गाड़ी के इंडिकेटर्स अपने आप ब्लिंक होने लगते हैं, मतलब एक अनजान शक्ति रूबिन को एक रास्ता दिखा रही होती है। तो इसी डायरेक्शंस को फॉलो करते करते रूबिन और एंथोनी एक जंगल पर पहुँचते हैं। उस घने जंगल में एक अकेला बंदा वहाँ पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है, लकड़ियों का काम। रूबिन इस बंदे को भी वो नोट दिखाकर पूछने लगता है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हो। यह बंदा रूबिन को उस कॉलेज की एक छोटी सी कहानी बताने लगता है। एक्चुअली उस कॉलेज के चेयरमैन डैनियल की बीवी डयाना वहीं पर अपना डॉक्टर का काम करती रहती है। अब उस कॉलेज में जो पुरानी लाइब्रेरी थी वो पहले एक बहुत बड़ी चर्च हुआ करती थी। डयाना चेयरमैन की बीवी होने के बावजूद भी हर संडे उस चर्च पर आकर अपने पसंदीदा म्यूजिक को प्ले करती रहती है। एक दिन उसी चर्च में डयाना को एक छोटा बच्चा मिला, मतलब इस बच्चे को पैदा करने के बाद इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चले गए, और शॉकिंगली ये बच्चा थोड़ा हैंडीकैप होता है। तो इस बच्चे को देखकर डयाना ये डिसाइड कर लेती है कि ऐसे ही बच्चों की ये माँ बनेगी। सो इस चर्च को एक ऑर्फनेज में बदल देती है। हर रोज अपना कीमती टाइम निकालकर डयाना इस ऑर्फनेज पर आकर इन अपाहिज बच्चों की बहुत सेवा करती रहती है। ये बच्चे भी डयाना को अपनी माँ मानते रहते हैं।
एक दिन डयाना ने यह सोच लिया कि इन बच्चों के अंदर एक हलचल पैदा करेगी और इसके लिए डयाना म्यूजिक का सहारा लिया, मतलब म्यूजिक थेरेपी। वही म्यूजिक का नोट रूबिन के पास होता है अब। खैर इसी म्यूजिक के जरिए से उन बच्चों में काफी सारा बदलाव आने लगता है, लेकिन ये खुशी कुछ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। उस टाइम कलरा की बीमारी कुछ ज्यादा ही फैलने की वजह से वहाँ के बच्चे एक के बाद एक मरने लगे। इन बच्चों की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर बेचारी डयाना टूट के बिखर गई। प्रेजेंट डे पर रूबिन इस बंदे से पूछने लगता है टोटली कितने बच्चे मारे गए। वो बंदा कहने लगता है 42 बच्चे, मैंने अपने हाथों से उनका कफिन बनाया। इस हादसे के बाद पता नहीं डयाना मैडम कहाँ पर चली गई, उनको किसी ने भी नहीं देखा। और इसी तरह ये बंदा रूबिन को एक जगह पर लाता है और इसी जगह पर उन सारे बच्चों को दफनाया गया। रूबिन इस बंदे से कहने लगता है कि हमें इन बच्चों की खबर को खोदना पड़ेगा, ये बच्चे हमसे कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद रूबिन अवंतिका को देखने के लिए हॉस्पिटल पर आता है और जो हुआ वो सारी बात अवंतिका को बताने लगता है। और इसी तरह रूबिन के मन में ये सवाल होता है, अब रूबिन के दिमाग में ये सवाल होता है कि 30 साल पहले वो सारे बच्चे दुनिया से चल बसे, अब इतने सालों के बाद उन बच्चों की आत्मा मुकेश, श्वेता और दीपिका को क्यों नुकसान पहुंचाया। अवंतिका भी कहने लगती है कि मेरे मन में भी एक सवाल है, वो तीनों मरने से पहले मेरे ख्वाब में नजर आए। बातों ही बातों में रूबिन अवंतिका से कहने लगता है कि तुमने एक दिन पूछा था ना कि मैंने इस प्रोफेशन को क्यों सिलेक्ट किया। एक्चुअली मेरी माँ ने ही मुझे म्यूजिक सिखाया था। एक दिन मैं म्यूजिक प्ले करते हुए उसी म्यूजिक में मदहोश हो गया और उस वक्त मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मदद के लिए मुझे काफी सारी बार पुकारा होगा, लेकिन मैं तो म्यूजिक में मदहोश हो गया। मेरी माँ की आवाज मैं सुन नहीं पाया। बेचारी मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। तो बचपन से ही मुझे ये गिल्ट सताने लगी कि मेरी माँ की मरने की वजह मैं ही हूँ। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझे नजर आकर ये बताया कि बेटा मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका था, इसीलिए मैं इस दुनिया से चल बसी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सो उस दिन से मैंने सोच लिया कि पीड़ित आत्माओं को मोक्ष दिलवाऊंगा। खैर उसी रात वो जंगल वाला बंदा उन बच्चों की खबरों को खोदने लगता है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर बच्चों की खबर नहीं होती। उस बंदे को एक छोटा सा बॉटल मिलता है। तभी इस बंदे को कुछ चमगादड़ की आवाजें सुनाई देने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अवंतिका को कुछ अजीब के दौरे पड़ने लगते हैं। अब वहीं पर रूबिन होने की वजह से बहुत ही मुश्किल से अवंतिका को कूल करता है, वेकअप करता है इसको। अवंतिका होश में आने के बाद रूबिन से कहने लगती है कि रूबिन मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। इस तरह से अवंतिका रूबिन को उस रूम के पास ले जाने लगती है। शॉकिंगली इस रूम में डयाना का ट्रीटमेंट चलते रहता है। लगता है ये काफी सालों से कोमा में है। डयाना के नेम प्लेट पर इसका अलग ही नेम होता है जेनिफर। रूबिन से कहने लगती है कि मैंने इसी औरत को ट्रीटमेंट किया, 5 साल से ये कोमा में है। 2 महीने पहले ही ये कॉन्शियस में आई थी। जब मैंने ये बात अपने सीनियर डॉक्टर को बताई तो वो डॉक्टर इस औरत को ज्यादा डोज में एनेस्थीसिया देने के लिए कहा। रूबिन कहने लगता है कि इस औरत का नाम जेनिफर नहीं बल्कि डयाना है और इसी तरह 5 साल से नहीं बल्कि 30 साल से कोमा में है। किसी ने कोमा में रखा गया है जानबूझकर। रूबिन पूछने लगता है क्या तुम उस डेट को बता सकती हो जिस दिन ये कॉन्शियस में आई थी। शॉकिंगली उसी दिन मुकेश की पहली मौत हुई थी। बाद में जब ये दोनों रजिस्टर चेक करते हैं तो ये बात पता चलती है कि मुकेश, श्वेता और दीपिका रेगुलरली डयाना को चेकिंग करने के लिए आया जाया करते थे। ट्रीटमेंट के नाम पर जानबूझकर ये तीनों डयाना को कुछ ज्यादा डोज में एनेस्थीसिया देने लगे। उसके बाद रूबिन डयाना का हाथ पकड़कर बहुत ही अच्छी तरह से फील करके अवंतिका से कहने लगता है कि अवंतिका ये डयाना तो कब का मर चुकी है। इस तरह से गुस्से में आकर डयाना के ऊपर से सारी चीजों को हटाने लगता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड रूबिन के पास आकर इसको पुलिस के हवाले कर देता है। ये पुलिस वाला रूबिन से कहने लगता है कि तुमने एक पेशेंट को मारने की कोशिश की। रूबिन भी यही समझाने की कोशिश करने लगता है कि सर वो पेशेंट तो कब का मर चुकी है, वो सब कुछ एक सेटअप है, आप इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन ये पुलिस वाला नहीं मानता, रूबिन से झगड़ा करने लगता है। इसी दरमियान में रूबिन को एक छापड़ भी मारता है। इस तरह से थप्पड़ मारते ही उल्टा उस पुलिस वाले के कान गूंजने लगते हैं और इसी तरह इसके कान से बहुत खून बहने की वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके बाद एक और पुलिस वाला उस डीन के पास आकर कहने लगता है कि आप किसी भी तरह से डैनियल सर को यहाँ पर बुलाना होगा। डीन कहने लगता है नहीं नहीं, डैनियल सर यहाँ पर नहीं आ सकते, और वैसे भी डयाना कोई जीसस है जो मर के वापस जिंदी होगी, बस उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। खैर वो पुलिस वाला जाने के बाद वो डीन चाय पीने लगता है और शॉकिंगली छोटी सी छोटी आवाज इसके कानों में जोरदार गूंजने लगती है, जैसे शुगर क्यूब चाय के अंदर डालना, स्पून घुमाना, कप उठाना। ऐसी ज्यादा आवाज को बर्दाश्त ना करते हुए इस डीन के कानों में भी खून आकर इसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रूबिन और एंथोनी उस जंगल के एरिया में जाते हैं वही उस बंदे से मिलने के लिए। शॉकिंगली उस जंगल में वो बंदा मरा पड़ा होता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है।
इस बोतल को देखते ही रूबिन समझ जाता है कि ब्लैक मैजिक का खेल है। मतलब किसी ने इस कब्रिस्तान से बच्चों की डेड बॉडी को हटाकर एक बोतल में ब्लैक मैजिक करके चमगादड़ को बंद करके यहाँ पर रख दिया, क्योंकि जो भी खबर खोदे उसकी हालत ऐसी ही हो। दूसरी तरफ कॉलेज में इतने सालों के बाद डेनियल यहाँ पर आता है और उसी तरह कुछ डॉक्टर्स डायना की टेस्टिंग करते रहते हैं, ये पता करने के लिए क्या सच में डायना जिंदी है या मर चुकी है। पता चलता है कि डायना के सारे बॉडी पार्ट्स खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से डेनियल एक फॉर्म पर सिग्नेचर कर देता है, मतलब डायना को वेंटिलेटर से हटाने के लिए। सो एंथोनी यही बात रूबिन को कॉल करके बताने लगता है। रूबिन तो सोच में डूब जाता है कि मेरा अंदाजा कैसे गलत हो सकता है। उसी वक्त काफी सारे चमगादड़ रूबिन पर अटैक करने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से रूबिन अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन इसी दरमियान में वो जो बॉटल होती है ना, वो इसके हाथ से छूट जाती है। इस तरफ हॉस्पिटल में डेनियल थोड़ा प्राइवेटली डायना से टाइम स्पेंड करते रहता है। तभी अचानक से एक दवाई की बोतल इसके सामने आकर गिरती है, वही एनेस्थीसिया की बोतल। इस तरफ रूबिन घर वापस आकर थोड़ा रिसर्च करके अवंतिका को फोन करके कहने लगता है कि अवंतिका, मेरा शक सही निकला। मतलब साइंस के हिसाब से डायना जिंदी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी आत्मा उसके शरीर में मौजूद नहीं है। इसी को कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। काफी सारे पेशेंट्स कोमा में होने के बाद ये एक्सपीरियंस किया, और उसी तरह कुछ लोग बेहोशी की हालत में भी। बार बार डायना को एनेस्थीसिया देने की वजह से टेम्पररी उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। शायद डायना की आत्मा एक दूसरी दुनिया को देखा होगा, उस दुनिया में इसके बच्चे नजर आए होंगे। अवंतिका, अब सिर्फ हमारे पास 2 घंटे हैं। 2 घंटों के बाद डायना का वेंटिलेटर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद डायना की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब एक डॉक्टर डायना का वेंटिलेटर निकालने ही वाला होता है, तो शॉकिंगली इसके कानों में भी कुछ आवाज गूंजने लगती है। इसी आवाज की वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त रूबिन और अवंतिका डायना के पास आते हैं डायना को बचाने के लिए। उसी वक्त रूबिन का फ्रेंड रूबिन को फोन करके कहने लगता है कि तुमने जो ऑडियो भेजा, मैंने उसको स्पेशल ऐप से डिकोड किया। उस ऑडियो में एक नाम सुनाई दिया मुझे, नैन्सी डेनियल। खैर बाद में रूबिन और अवंतिका डायना को उसी पुरानी लाइब्रेरी में लाते हैं, क्योंकि इसी पुरानी लाइब्रेरी में उन छोटे बच्चों की आत्मा है। शायद इन्हीं बच्चों की वजह से डायना दोबारा जिंदी हो। रूबिन डायना से कहने लगता है कि मुझे पता है माँ, आप मेरी बातें सुन पा रही हो, और उसी तरह शायद आपके बच्चों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप दोबारा जिंदा होकर ऐसे ही बच्चों की दोबारा मदद करिए। और एक्चुअली डायना की आत्मा और उन सारे बच्चों की आत्मा वहीं पर होती है। रूबिन की बातें सुनने के बाद ये बहुत फील होने लगती है। दूसरी तरफ नैन्सी डेनियल को दिखाया जाता है। ये नैन्सी और कोई नहीं, डेनियल की दूसरी बीवी होती है। और ये जो कांड हो रहा होता है ना, इन सब की वजह यही नैन्सी होती है। नैन्सी ने एक मैक्सिकन लेडी जादूगरनी के साथ मिलकर उन बच्चों की कब्र के पास वो चमगादड़ की बोतलें रख दी थी। डायना की हालत को भी इसी नैन्सी ने किया, बिना डेनियल को पता लगे। डेनियल नैन्सी की सच्चाई जानकर इससे सवाल पूछने लगता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? नैन्सी कहने लगती है कि डायना ने म्यूजिक के जरिए से उन अपाहिज बच्चों की मदद की, उनके बॉडी के अंदर हलचल पैदा की। तो ये सब कुछ देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ। नैन्सी ने डायना से भी आगे बढ़ने के लिए एक ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। उस मैक्सिकन लेडी ने नैन्सी को एक चमगादड़ का थेरेपी बताई विद ब्लैक मैजिक के साथ। सो बाद में नैन्सी यही पागलपन का एक्सपेरिमेंट उन बच्चों के साथ करने पर एक के बाद एक वो बच्चे मरने लगते हैं। इन बच्चों की मौतों को देखने के बाद डायना शॉक में रह जाती है, और ये सच्चाई बाहर ना आए, नैन्सी ने डायना को भी बेहोश करके इतने सालों तक इसका इलाज करवाती रही, झूठा इलाज। इस तरह से सच बताकर नैन्सी डैनियल को भी मार देती है। उसके बाद नैन्सी और उसके आदमी उस पुरानी लाइब्रेरी पर आते हैं डायना को परमानेंटली मारने के लिए। यहाँ पर उन बच्चों की आत्मा नैन्सी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नैन्सी के पास भी एक ब्लैक मैजिक होता है, जिसकी वजह से चमगादड़ों की मदद से उन बच्चों की आत्मा को नुकसान पहुँचाती रहती है। बहुत ही मुश्किल के बाद रूबिन डायना के उस म्यूजिक को प्ले करने लगता है। इसी म्यूजिक की वजह से उन बच्चों की आत्मा पावरफुल होकर फाइनली नैन्सी को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद डायना होश में आती है, दोबारा उस लाइब्रेरी को चिल्ड्रन होम बनाकर ऐसे ही अपाहिज बच्चों का सहारा बनती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।